हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जो है सो अच्छे तरीके से जुटे होंगे। तो हमारा जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा था, ठीक है, उसमें जो पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने अभी तक मौलिक अधिकार तक करवा दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद क्या है 12 से 35 तक है। उससे आगे जो हमारा जो ये है टॉपिक है वो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, उससे संबंधित हम प्रश्न पर बात करेंगे, डीपीएसपी पर बात करेंगे। क्या करेंगे? डीपीएसपी, जिसका जो चर्चा किया गया है वो अगले भाग और अगले अनुच्छेद में किया गया है। तो कहां से कहां तक किया गया है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वो जो दिया हुआ है वो भाग किस में है? इसका जो भाग है वो भाग 4 है। क्या है? भाग 4 है। और अगर बात किया जाए अनुच्छेद का, यानी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है इसका जो रेंज है, अनुच्छेद का रेंज है वो 36 से 51 है। 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। क्या? कौन सा टॉपिक? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो क्या है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 में है। चलिए, तो बिना देर के हुए चलते हैं और अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग से आते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सो किस भाग में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार तक अगर बात किया जाए तो वो भाग 3 में दिया हुआ है। अगर हम पिछले थोड़ा सा अगर रिवाइज करके चलते हैं पहले, तो जैसे अब मतलब इसका जो पहला से रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो थोड़ा सा शॉर्ट हम रिवीजन कर लेते हैं कि अगर बात किया जाए यहाँ पे भाग है, हमारा क्या है? भाग है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनुच्छेद है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? एक बार, भाग है और यहाँ लिख लेते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो भाग अगर 1 का बात किया जाए तो उसमें क्या लिखा हुआ है? भाग है 1 है, उसका जो टॉपिक है वो है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य का बात किया गया है, जो किसमें है? अनुच्छेद अगर बात किया जाए तो 1 से 4 तक है। किसमें है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसके राज्य के बारे में बात किया गया है। अगर हम भाग 2 की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसमें क्या है? भाग 2 में जो है नागरिकता है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। और इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसका अनुच्छेद जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है दोस्तों। और भाग अगर 3 की बात किया जाए, अभी हम लोग भाग 4 को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा बैक रिवीजन कर लेते हैं कि भाग 1 में क्या दिया हुआ है। संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें जो हमारे भारत में जो है अभी जो प्रेजेंट में है वो 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? भाग अगर 3 का बात किया जाए दोस्तों, ये जो भाग 3 का बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है? मौलिक ये क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? मौलिक अधिकार के बारे में बात दिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया चर्चा भाग 3 में। और इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसका जो अनुच्छेद है वो है 12 से 35 तक। कहां है? 12 से 35 तक। तो अभी हम लोगों ने जो है 12 से 35 तक पढ़ लिया हुआ है। यानी भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 3 जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। जो अनुच्छेद आगे होगा भाग 4 होगा। क्या होगा? भाग 4 का अगर बात किया जाए, भाग अगर 4 का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है, राज्य का जो पॉलिसी निर्मित करने का है, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक आ जाएगा। किसमें? ये आएगा अनुच्छेद दोस्तों, इसका जो रेंज रहेगा वो 36 से 51 तक रहेगा। चलिए, तो हम लोग का रिवीजन भी हो गया और थोड़ा सा हम लोग आगे के बारे में जान लिए, ताकि हमारे जो इस टॉपिक में जो वीडियो ये आएगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम सॉल्व कर सके। आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के किस भाग में आते हैं। तो हमने अभी जस्ट बताया कि राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है सो किस भाग में आते हैं। भाग 3 का बात करेगा तो मौलिक अधिकार, भाग 4 का बात करेगा तो किसमें आ जाएगा? नीति निर्देशक तत्व इसमें आते हैं। किसमें? आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 4 हो जाएगा। क्या होगा? भाग 4 होगा। चलिए, बिना देरी के हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? अब देखिए, हमारा जो संविधान बना हुआ है वो कई देशों से, यानी अगर कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का ही है। और इसमें कई देशों का समायोजन किया गया है, कई देशों के संविधान से लिया गया। और सबसे ज्यादा
अगर भारतीय संविधान के निर्माण में अगर प्रभाव पड़ा है तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। किसमें कह सकते हैं, तो इसमें आधा लगभग आधा जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। किससे? यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव हमारे संविधान पर किसका पड़ा हुआ दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है? ब्रिटेन है। ऑप्शन बी क्या है? आयरलैंड है। ऑप्शन सी क्या है? अमेरिका है। और ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने अमेरिका के बारे में जस्ट पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या है, मूल अधिकार का अगर बात करता है तो यहां से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार का बात करेगा तो, ठीक है, मूल अधिकार का बात करेगा तो, नागरिकता का बात करेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। यहां से जो है नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिया गया है? अब दो हो गया। और इससे फ्रांस से जो लिया गया है वो क्या लिया गया? भाईचारे का बात अगर करता है, भाईचारे का बात करता है, भाईचारे का बात अगर करेगा तो वो कहां से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है कहां से? फ्रांस से लिया गया है। तो अब हमारा बच कौन सा गया? आयरलैंड बच गया। और यही क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व के निर्देश देते हैं। नीति निर्देशक का जो तत्व है वो किसको निर्देश देता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्या है? किसको निर्देश देता है? हमारे सामने ऑप्शन ये है, पहला नागरिकों को, दूसरा क्या है? राज्य सरकारों को, तीसरा क्या है? न्यायपालिका को, और चौथा क्या है? केंद्र सरकार को। तो ये जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है दोस्तों वो हमारे किसको ये देता है? किसको निर्देश देता है, यानी डायरेक्ट करने का किसको निर्देश देता है? तो ये राज्य सरकार को, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। राज्य सरकार को निर्देश देता है। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है? एक पहले हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है कि न्यायपालिका को निर्देश देना है, जो नहीं होगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में भी कवर कर चुके हैं। आगे है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक, क्या बात कर रहा है यहां दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक का बात कर रहा है। राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देना है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो लगभग बी होने का चांस है। आगे देख लेते हैं क्या है कि राजनीतिक दलों को नियंत्रित करना, इसका काम नहीं होता राजनीतिक दल का नियंत्रित करना। राजनीतिक दल को जो नियंत्रित करने का काम किसका होता है दोस्तों? ये जो काम होता है लगभग ये चुनाव आयोग का होता है। किसका होता है? चुनाव आयोग। आगे हम लोग कवर करेंगे इसमें चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करना। जब ये देखिए नागरिक का जो अधिकार होगा उसका चर्चा ऑलरेडी मौलिक अधिकार में कर दिया गया है, तो ये आंसर होगा नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देना होता है इसका। चलिए तो बिना देर किए हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे हमारे क्वेश्चन आ रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में क्यों जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों वो क्यों जोड़ा गया है, उसको जोड़ने का जो है उद्देश्य क्या था उसके बारे में है। उसके बारे में क्या है कि भारत को पूंजीवादी राष्ट्र बनाने के लिए, ऑप्शन ए है आपके सामने में। ऑप्शन बी क्या है? समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। ऑप्शन सी क्या है? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी क्या है? न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाने के लिए। क्या है? न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो नहीं, देखिए न्यायपालिका से रिलेटेड होगा नहीं, औद्योगिक विकास से होगा नहीं, भारत को पूंजीवादी राष्ट्र बनाने से भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा समाजवादी और कल्याणकारी से। देखिए ऑप्शन लगभग पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, समाजवादी। इसमें समाज का जो कल्याण करने के लिए जो है सो पॉलिसी निर्धारित किया गया है, कैसे समाज का विकास होगा उसके बारे में। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जो डीपीएसपी है इसको लागू करने का जिम्मेदारी किसको होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। किसको होता है, किसका होता है ये जिम्मेदारी? तो अब देखेंगे ऑप्शन ए है संसद का जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन बी क्या है? न्यायपालिका का जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन सी क्या है? राज्य और केंद्र सरकार का जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन डी क्या है? राष्ट्रपति का जिम्मेदारी होता है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्वों को जो लागू करने का जो जिम्मेदारी होता है दोस्तों वो किसका होता है? सही से इसका आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रकृति क्या है दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है,
ऑप्शन ए है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी। देखिए इसके लिए नीति निर्देशक तत्व के लिए आपको कानूनी जो नहीं, आप इसके लिए जो है कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, तो इसमें कानूनी बाध्यकारी नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, नैतिक रूप से बाध्यकारी है। ऑप्शन सी क्या है, न्यायिक रूप से बाध्यकारी है। और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, ये भी ऐसे ही खत्म हो गया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नैतिक रूप से बाध्यकारी। आपके मोरल पर डिपेंड करता है, नैतिक रूप से ये बाध्यकारी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में पहली बार किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, उसके बारे में क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान में सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। आपके सामने ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन बी क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी क्या है, सरदार पटेल जी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सो इसको प्रस्तुत किया था। किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसमें देखिए जो 36 से 51 तक जो आर्टिकल दिया हुआ है दोस्तों, 36 से 51 तक, उसमें कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ जो बात करेंगे 40 का, आर्टिकल 40 से हम देख लेंगे इसमें कि आर्टिकल 40 क्या कहता है। तो इसमें ग्राम पंचायतों के, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है वही हम लोग करेंगे। ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में दिया हुआ है। क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। किसमें, आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए। चलिए एक एक उसमें देखते रहेंगे। उसके बाद क्या है कि 41 में क्या है दोस्तों, 41 में क्या है, काम और शिक्षा के लिए दिया गया है। काम और शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, काम और शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, काम और शिक्षा पाने के लिए। अगर 42 का बात करेगा दोस्तों, वो क्या है, 42, आर्टिकल 42 क्या है, आर्टिकल 42 के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आर्टिकल 42 क्या है, आप आर्टिकल 42 क्या है, मानवीय सहायता प्रदान करना। क्या है, मानवीय सहायता प्रदान करना है, काम की मातृत्व सहायता बोल सकते हैं या मानवीय सहायता बोल सकते हैं। मातृत्व सहायता जैसे मान कर चले कि मैटरनिटी लीव वगैरह जो होता है वो सरकारी नौकरी वगैरह में दिया जाता है, या कोई भी मतलब उसमें मातृत्व सहायता जो दिया जाता है ये आर्टिकल 42 में ही दिया जाता है। किसमें, 42 में ही दिया जाता है। चलिए इसमें हमने इतना तक कवर कर लिया कि आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन है, आर्टिकल 41 में है काम और शिक्षा का, और आर्टिकल 42 में मातृत्व सहायता का बात कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, और जैसे 44 हो गया, आर्टिकल 44 क्या है, समान नागरिक संहिता है। क्या है यहाँ पे, समान नागरिक संहिता, जिसको लागू करने वाला पहला राज्य हमको लग रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो गया है, उत्तराखंड हो गया। समान नागरिक संहिता का बात कर रहा है, किसमें, समान नागरिक संहिता का बात करेगा, समान नागरिक संहिता का बात करेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में है, 44 में है। चलिए, तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान सभा में पहली बार प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाता है। अगर आप नीति निर्देशक तत्व जो है उसका उल्लंघन कर देते हैं, उसको आप पालना नहीं करते हैं, तो क्या दंड दिया जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बारे में क्या है, ऑप्शन ए है कि कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, आर्थिक दंड दिया जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, न्यायालयों में मुकदमा दिया जाएगा, ऑप्शन डी क्या है, संसद द्वारा निलंबन किया जाएगा। देखिए जब जो आप आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कीजिएगा तो आपको जो है सो न्यायालय में कोई मुकदमा भी नहीं होगा, आर्थिक दंड भी नहीं दिया जाएगा, और संसद द्वारा निलंबित भी नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर है कि कोई दंड नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये मोरल है, आपके मोरल पर डिपेंड करता है, नैतिक पर डिपेंड करता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन 10 नंबर है कि नीति निर्देशक तत्वों की तुलना किसके साथ की जाती है। नीति निर्देशक तत्वों की तुलना जो है सो किसके साथ किया जाता है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका के संविधान के मौलिक अधिकार से, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि मौलिक अधिकार है ही नहीं है, तो ये कहानी खत्म है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, ये भी आंसर नहीं होगा इसका। क्या बोल रहा है यहाँ, ये लिया कहां से गया है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान के समान प्रावधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसीलिए जो इसका तुलना भी अगर हम करेंगे तो किससे करेंगे, आयरलैंड के समान संविधान के समान प्रावधानों से ही करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यह भी क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपको उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना होता है। ऑप्शन ए है आपके सामने 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि अगर इसका टाइप पूछ दे तो ये क्या होगा। एक होता है गांधीवादी दोस्तों, तो जो गांधी जी के विचारों पर आधारित होता है, ये गांधीवादी होता है पहला अगर बात किया जाए। दूसरा का अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो समाजवादी हो जाएगा, और तीसरा बात करें तो ये उदारवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदारवादी हो जाएगा। तो यानी
उदारवादी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? उदारवादी हो जाएगा। कौन कौन सा होगा? नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? एक गांधीवादी होता है, दूसरा समाजवादी होता है, तीसरा उदारवादी होता है दोस्तों। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है कि इनमें से कौन सा समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है? समाजवादी सिद्धांत से संबंधित बात यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन 12 में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? मुफ्त कानूनी सहायता, और ऑप्शन सी क्या है? पर्यावरण संरक्षण है, और ऑप्शन डी क्या है? पंचायती प्रणाली है। तो ये जो समाजवादी सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या है? समाज में आपको जो है मुफ्त कानूनी सहायता दीजिएगा, ये समाजवादी सिद्धांत है। क्या है? मुफ्त कानूनी सहायता देना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश दिया गया है? देखिए, अगर आप इस वीडियो को कवर करते तो लगभग नीति निर्देशक सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन आएगा, डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा, तो आपसे छूटेगा नहीं। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ एग्जाम, जो एग्जाम में आया हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे उसके लिए फायदेमंद सीरीज साबित होगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने ऑप्शन क्या दिया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर रहा है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर रहा है, उसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसमें आपको अगर हर आर्टिकल का बात करें तो उसमें जो अलग अलग जो है सो ये कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल अगर बात करें तो इसमें ये राष्ट्रीय महत्व के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक वगैरह के राष्ट्रीय महत्व के बारे में बात किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के बारे में बात किया गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वगैरह के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 50 का ये 51 का बात करेगा, ये इसका किसका बात करेगा? अनुच्छेद अगर 51 का बात करेगा तो क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात करेगा। ये क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात करेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात करेगा। क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात करेगा अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 50 देता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किस संविधान में किस अनुच्छेद में जो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से करने की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को जो है सो वैज्ञानिक तरीके से करने की बात कही गई है? तो चलिए इसमें हम एक एक करके जो है सो इसका देख लेते हैं, एक एक करके जो है सो इसका देख लेते हैं कि क्या क्या आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आर्टिकल ये जो दिया है 45, इसमें क्या है? 6 से आर्टिकल 45 में भी दिया गया है, एक तो उधर मूल कर्तव्य में दिया गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए, 6 से 14 वर्ष के। और ये जो आर्टिकल 45 जो आया था, लगभग इस पे जो इफेक्ट पड़ा था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 जब जो आया था, जो मूल इसमें है, किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, उससे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में है। चलिए, आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 है दोस्तों, इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है? अनुसूचित यानी एसटी के बारे में, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है, एवं जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है। यानी बात करें तो एससी और एसटी के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 47 किस में चर्चा कर रहे हैं? अनुच्छेद 47 का चर्चा क्या है कि पोषाहार स्तर को जो है सो व्यवस्थित करने के लिए, पोषाहार स्तर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, पोषाहार स्तर को बढ़ाना। ठीक है, और इसी पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए जो अनुच्छेद 47 के तहत जो है मादक पदार्थों का जो है सेवन पर जो है सो रोक लगाता है। कौन? राज्य सरकार जो रोक लगाती है। और इसी के तहत जो है सो बिहार में क्या है? शराबबंदी लागू हुआ है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत ही इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? कृषि और पशुपालन का बात कर रहा है वैज्ञानिक तरीकों से करने के लिए, कृषि को और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 48 हो जाएगा। क्या होगा? इसका सही आंसर अनुच्छेद 48 हो जाएगा। आपको हमने बता दिया अनुच्छेद 45 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए, 46 है अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए, और 47 क्या है? पोषाहार स्तर को बढ़ावा देने के लिए। और इसी की तरह जो है सो मादक पदार्थों का जो सेवन पर प्रतिबंध लगाता है। हर कोई अपना राज्य अलग अलग लगा सकता है। तो इसी के तहत जो है कि बिहार में शराबबंदी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन,
क्वेश्चन के समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में वर्णित है? समान नागरिक संहिता का बात करेगा दोस्तों, हमने इससे पहले भी चर्चा कर लिया है, तो इसमें आपको बिना देर के हुए सीधा सीधा हम चलते हैं किसमें, आर्टिकल 42 में। इसका सही 44 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 44 हो जाएगा। चलिए आर्टिकल 48 के बारे में हमने अभी चर्चा कर ही लिया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? चलिए इसमें भी हमने चर्चा कर ही दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, अनुच्छेद 46 हो जाएगा। अभी जस्ट हमने चर्चा किया है अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यह आर्टिकल SC ST का बात अगर करेगा दोस्तों, SC ST का बात करेगा दोस्तों, तो सीधा सीधा आ जाएगा अनुच्छेद 46 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया? आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए दिया गया है अनुच्छेद 40 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करने पर क्या होता है? नीति निर्देशक तत्वों का अगर आप पालन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा? सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, नागरिक मुकदमा कर सकता है। ऑप्शन सी क्या है कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। और ऑप्शन डी क्या है, अदालत सरकार को बाध्य कर सकती है। देखिए कानूनी बाध्यता का बात कीजिएगा, सॉरी अदालत सरकार को बाध्य कर सकती है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। नागरिक मुकदमा भी नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोई कानूनी बाध्यकारी नहीं होती है। किसमें, अगर आप राजनीतिक सिद्धांतों का पालन न करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 में कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार को मादक पदार्थों के उपयोग करने का मादक पदार्थों को उपयोग को कम करने का प्रयास करेगी। अभी जस्ट मैंने पहले बता दिया कि किस आर्टिकल के तहत बिहार में शराबबंदी लागू है दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत बताइए, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 47 के तहत है। किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 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 47 यानी 47। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की बात कर रहा है, किस अनुच्छेद में कही गई है? तो चलिए इसको हम एक एक चीज कवर कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात अगर करेगा दोस्तों तो किस में बात करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात करेगा दोस्तों तो किस में करेगा, सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 में करेगा। किस में बात करेगा, इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का बात किया गया है। अनुच्छेद 49 में क्या बात किया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण करना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सीधा सीधा 51 हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो बात किया गया है वो आर्टिकल किस में बात किया गया है, सॉरी वो किस में आर्टिकल में बात किया गया है, तो इसमें बात किया गया है। चलिए तो इसको जो है सो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मूल कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। किस में चर्चा करेंगे, अगर आप लोग को ये सीरीज जो है शुरुआत से लेकर के मतलब जारी रखते हैं तो आपको जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जो आप कहीं भी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन हो रहा है तो उसको हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जो है सो लेकर के आएंगे। चलिए।